study. I am Prabjot Kaur. In this video, we will discuss Newton's second law of motion. तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो अच्छे से देखी है जिसमें हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्कस किया था, तो उसी के बेस के ऊपर मतलब वहाँ से हमने कंक्लूजन निकाला था, तो वो कंक्लूजन से हम स्टार्ट करेंगे और डिस्कस करेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. तो लेट्स स्टार्ट विद दैट. तो लास्ट हमने फर्स्ट लॉ में ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वहाँ पे देयर एग्जिस्ट अनबैलेंस्ड फोर्स, राइट, कि वहाँ पे अनबैलेंस फोर्स एग्जिस्ट करती होगी तभी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है. तो अभी देखो यहाँ पे वहीं से स्टार्ट करते हैं कि सपोज एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्सर्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, इट मीन्स इट्स वेलोसिटी चेंजेस, क्योंकि अगर वो मोशन में आ रहा है ऑब्जेक्ट तो इट मीन्स कि वहाँ पे जो उसकी वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है. फाइन, तो हो गया कि इफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्सर्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट देन इट्स वेलोसिटी गेट्स चेंजेस. वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है, ठीक है, तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन. तो इट मीन्स कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है दैट ऑब्जेक्ट गेट्स एक्सेलरेटेड. ठीक है, तो इट मीन्स कि उसके पास क्या है, अभी एक्सेलरेशन है, ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेट हो गया. तो यहाँ पे इन दिस टॉपिक वी वुड लाइक टू डिस्कस कि हाउ जो एक्सेलरेशन है किसी ऑब्जेक्ट की, हाउ एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन अप्लाइड फोर्स. ये चीज़ हमें पता करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के लिए, कि जो एक्सेलरेशन है किसी बॉडी की मतलब जो ऑब्जेक्ट की, वो फोर्स के ऊपर कैसे डिपेंडेंट हो रही है. ठीक है, तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर सम एग्जांपल्स. तो हम कुछ एग्जांपल्स सोचते हैं पहले. तो देखो जैसे मान लो अगर टेनिस बॉल है, राइट, कि अगर टेनिस बॉल किसी को हिट हो रही है, किसी प्लेयर को या किसी भी पर्सन को, तो उसे ज़्यादा इंजरी नहीं होगी, वो कुछ भी हर्ट नहीं करेगी उसे, ये तो देखा है ना सबने. लेकिन वही अगर हाई स्पीड से कोई क्रिकेट बॉल आ रही है, अगर वो किसी पर्सन को हिट हो रही है, किसी प्लेयर को हिट हो रही है, तो इट मीन्स कि वो उसे हर्ट करेगी. इट्स वेरी ऑब्वियस थिंग. तो फर्स्ट केस तो ये हो गया टेनिस बॉल वाला, राइट. तो नेक्स्ट अभी कुछ भी व्हीकल लगा लो, जैसे ट्रक हो गया, कार होगी या बस होगी, ठीक है. तो ये व्हीकल्स अगर मान लो रेस्ट पे हैं तो ये किसी को हर्ट नहीं करेंगे. इट्स वेरी ऑब्वियस ना कि किसी को हर्ट नहीं होगा. लेकिन चाहे वो कम वेलोसिटी से आ रहा है या ज़्यादा वेलोसिटी से आ रहा है, वही अगर व्हीकल है ना, तो वो किसी ना किसी पर्सन को हर्ट कर सकता है, इवन वो किल भी कर सकता है किसी पर्सन को, राइट. इट्स वेरी ऑब्वियस थिंग. तो इन एग्जाम्पल से ऐसी बहुत सारी और भी एग्जाम्पल्स हैं हमारी लाइफ में. तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो इम्पैक्ट प्रोड्यूस हो रहा है बाय द ऑब्जेक्ट्स वो किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, एक तो मास के ऊपर एंड सेकेंड वन इज वेलोसिटी. तो ये दो क्वांटिटीज के ऊपर ऑब्जेक्ट्स का इम्पैक्ट जो है वो डिपेंड कर रहा है. तो इट मीन्स कि देयर एग्जिस्ट सम क्वांटिटी जो इन दोनों को रिलेट करती होगी. देखो टेनिस बॉल वाला जो केस था वो हो गया मास वाला, है ना, कि जो बॉल का मास है टेनिस बॉल का वो कम होता है एज कम्पेयर टू क्रिकेट बॉल वाला मास. ठीक है, तो वहाँ पे मास की बात होगी. अगर मान लो व्हीकल की बात कर रहे हैं ना, वहाँ पे रेस्ट और मोशन की बात की थी. इट मीन्स कि वहाँ पे हमने वेलोसिटी की बात की कि कोई चीज़ के पास कितनी वेलोसिटी है, चाहे वो कम वेलोसिटी से आ रहा है चाहे वो ज़्यादा वेलोसिटी से आ रहा है, तो मतलब हर्ट तो वो करेगा. फाइन, तो यहाँ पे वेलोसिटी की बात होगी. तो इट मीन्स कि दो क्वांटिटीज ऐसी हैं, मास एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी के ऊपर. फाइन, तो इट मीन्स कि वहाँ पे कुछ क्वांटिटी है, ठीक है. तो अभी उस क्वांटिटी को ही न्यूटन ने दिया था हमें, एंड दैट क्वांटिटी इज नोन एज मोमेंटम. आपने मे बी ये वर्ड पहले सुना हो, मोमेंटम. फाइन, मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं P के साथ, एंड मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. फाइन, तो मोमेंटम की जो डेफिनेशन है वो भी ऐसी ही होती है कि मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी. ठीक है, तो ये होगी मोमेंटम की डेफिनेशन. मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, बिकॉज वेलोसिटी जो थी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी होगी. इट मीन्स कि मोमेंटम जो है वो डायरेक्शन भी देगी और हमें मैग्नीट्यूड भी देगी, राइट. तो इसके बाद बात करते हैं इसके एसआई यूनिट्स की. मोमेंटम के जो एसआई यूनिट्स हैं वो क्या होंगे, मास के एसआई यूनिट्स क्या होते हैं, किलोग्राम, राइट, मास के किलोग्राम हो गए. वेलोसिटी के एसआई यूनिट्स क्या होते हैं, मीटर पर सेकेंड. तो इट मीन्स कि जो मोमेंटम के एसआई यूनिट्स है वो क्या होगा, एसआई यूनिट क्या होंगे, किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स. फाइन,
तो ये हो गए इसके SI यूनिट्स मोमेंटम के। आप इसे दूसरे यूनिट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, बाय कन्वर्टिंग किलोग्राम इंटू ग्राम्स, मीटर इंटू सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने स्टार्ट किस कॉन्सेप्ट से किया था? अनबैलेंस्ड फोर्स से, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई हो रही है देन इट ब्रिंग्स चेंज इन वेलोसिटी, राइट वो वेलोसिटी में चेंज लेके आएगा ऑब्जेक्ट की। तो अगर मैं इस चीज को इस रिलेशन के साथ कंपेयर करूं कि P इज इक्वल टू mv, आपको ये तो पता ही है ना कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब डायरेक्ट रिलेशन में है कि अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो यहाँ पे मोमेंटम भी चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या बोला था कि वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, तो इफ वेलोसिटी इज चेंजिंग मोमेंटम भी चेंज होगा, सिंपल, ठीक है, कि अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो वहां पे मोमेंटम में भी चेंज आएगा। तो यहाँ से हमें एक चीज पता चल रही है कि जो फोर्स है इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, वो सिर्फ वेलोसिटी में चेंज नहीं लेके आ रही, फोर्स जो है वो मोमेंटम में भी चेंज लेके आ रही है। तो इसके बाद हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं जिससे आपको जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो लेट अस सपोज अ सिचुएशन के मान लो किसी की कार खराब हो जाती है एकदम से, है ना, खराब मतलब कि वो चल नहीं रही अभी, ठीक है, एकदम से स्टॉप होगी। तो वहां पे हम लोग क्या, जो फर्स्ट थिंकिंग आती है लोगों की वो क्या आती है कि इसको पुश करो, ठीक है, थोड़ी देर धक्का लगाते हैं और फिर ये चलना स्टार्ट कर देगी, यही चीज आती है ना हमारी सोच में। वहां पे मान लो चलो 2-3 पर्सन्स ने उस कार को पुश करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, वो पुश करी जा रहे हैं, मतलब फोर्स दे रहे हैं उसे, कार को फोर्स अप्लाई हो रही है बाहर से कोई, ठीक है। तो मान लो चलो वो स्टार्ट होगी, ठीक है, थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करने से वो कार स्टार्ट होगी, फाइन। लेकिन अगर मान लो कि आप कॉन्टिन्यूसली ना दे जा रहे हो फोर्स, मतलब धक्का लगाते जा रहे हो इतनी दूर तक, आप पुश करीगे उसे करीगे, लेकिन इतना पुश करने के बाद भी वो कार स्टार्ट नहीं हुई, तो इट मीन्स कि जो चेंज ऑफ मोमेंटम है, हमने क्या बोला था कि जो फोर्स है वो वेलोसिटी में चेंज लेके आएगी विच फर्दर डिपेंड्स ऑन मोमेंटम, मतलब फिर वो मोमेंटम में भी चेंज लेके आएगी। तो यहाँ से क्या चीज पता चल रही है कि जो चेंज ऑफ मोमेंटम है इज नॉट ओनली डिपेंड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कि आप कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हो, है ना, सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं है चेंज ऑफ मोमेंटम, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन टाइम ड्यूरिंग विच द फोर्स इज एक्सर्टेड या अप्लाइड, ठीक है। तो वो जो चेंज ऑफ मोमेंटम है टाइम पे भी डिपेंड हो रहा है, मतलब टाइम पे भी डिपेंडेंट है कि कितने टाइम के लिए आप फोर्स अप्लाई करी जा रहे हो। मतलब वही बात आ गई कि अगर थोड़ी सी फोर्स अप्लाई की, ठीक है, कार स्टार्ट होगी देन फाइन। अगर मान लो इतने टाइम तक आप चली जा रहे हो कार के साथ पुश करते हुए, ठीक है, फोर्स कंटिन्यूसली अप्लाई कर रहे हो टाइम के साथ, लेकिन फिर भी वहां पे वो कार स्टार्ट नहीं हो रही, तो वहां से हमें ये चीज पता चलती है कि जो चेंज ऑफ मोमेंटम है it not only depend upon magnitude of force but also depends upon time during which force is applied, फाइन। तो यहाँ से मतलब इसी कॉन्सेप्ट से हमारी जो डेफिनेशन है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की वो क्या निकलती है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, ठीक है, इतनी फोर्स आप कितने टाइम में अप्लाई कर रहे हो वो आपको क्या चीज बताएगा, द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ लिखती हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लो, बिकॉज जो मेन कॉन्सेप्ट है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का, इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, तभी यू आर एबल टू डिस्कस फर्दर अबाउट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ओके। तो द डेफिनेशन ऑफ सेकेंड लॉ इज the second law of motion states that the rate of change of momentum is directly proportional to applied force, ठीक है। तो इसका जो मैथमेटिकल पार्ट है आप वो भी इसके साथ ही लिखोगे। जैसे मान लो अगर आपको लिखना हो इसी स्टेटमेंट को अगर मैथमेटिक फॉर्म में लिखना हो, इट विल बी dp अपॉन dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड, ठीक है, जहाँ अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड। तो ये हो गया इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। लेकिन जो सेकेंड लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मूला है ये आपको ड्राइव करना भी आ सकता है, ठीक है, ये सेपरेट आर्टिकल है, सेपरेट क्वेश्चन है कि इसको ड्राइव करना, इसके मैथमेटिकल फॉर्मूले को। तो अभी हम वो चीज डिस्कस करते हैं कि इसका जो फॉर्मूला है आप कैसे ड्राइव कर सकते हैं, इसके साथ और कौन कौन से फॉर्मूले ड्राइव होते हैं, ठीक है, अभी हम वो चीज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। So for this suppose we have an object, fine, and is moving along having mass m and is moving along a straight line with its initial velocity u and final velocity v, fine। कि एक ऑब्जेक्ट है
यहाँ पे मास m है, मतलब मास m है उसके पास, और यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी इज u एंड फाइनल वेलोसिटी इज v। ये जो टर्म्स हैं, ये सारी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी टर्म्स जो हैं ये मैंने अपने मोशन चैप्टर की जो वीडियो है उसमें बहुत डीपली एक्सप्लेन की हुई है, तो उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी। अगर अभी भी आपको इन टर्म्स में कुछ डाउट है तो आप वहाँ से उस वीडियो में चेक कर सकते हो और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी इज v, ठीक है, एंड एक्सेलरेशन इज a एंड टाइम इज t। फाइन, तो ये तो सारी जस्ट टर्म्स है जो हमने पहले कंसीडर कर ली इस आर्टिकल को स्टार्ट करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक डेफिनेशन या फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। हमने यही फॉर्मूला लिया था मोमेंटम का, P इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं मोमेंटम की, दैट इज इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम, वी हैव टू वेलोसिटीज, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। सो कॉरेस्पॉन्डिंग टू वेलोसिटी वी आर हैविंग टू मोमेंटम्स, इनिशियल मोमेंटम दैट इज P1 यहाँ पे एंड फाइनल मोमेंटम दैट इज P2 यहाँ पे, फाइन, फाइनल पॉइंट पे। तो अगर मैं बात करूं चेंज इन मोमेंटम की या चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होएगा, किसके प्रोपोर्शनल होएगा? यहाँ पे देखो फाइनल पॉइंट पे मोमेंटम P2 है, इनिशियल पे P1 है, तो अगर इसका चेंज फाइंड आउट करना है देन इट विल बी P2 माइनस P1, फाइन, P2 माइनस P1 हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं, P2 की वैल्यू क्या होएगी, पहले P1 की लिखो एंड देन P2। मास जो है वो तो सेम रहेगा, ठीक है, सारे प्रोसीजर के थ्योरी, बिकॉज ऑब्जेक्ट जो है हम एक ही डिस्कस कर रहे हैं, उसका जो मास है वो m है, फाइन। तो मास इनटू वेलोसिटी, यही फॉर्मूला है ना, बेसिक फॉर्मूला हमारा मोमेंटम का। तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी, देखो P1 इज इनिशियल मोमेंटम, तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी है वो भी हम इनिशियली टेक करेंगे, मतलब इट विल बी u। तो P1 की वैल्यू होगी m इंटू यू। वही अगर हम P2 की बात करें देन इट विल बी m इंटू v, मतलब v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है एट दिस पॉइंट जहाँ पे हमारा जो मोमेंटम है इज P2, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज जो हैं ये हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इट विल बी mv। ध्यान रखना है P2 पहले है, P2 माइनस P1 है, देन इट विल बी mv माइनस mu। यहाँ मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, बाय टेकिंग m कॉमन, तो इट विल बी m इंटू वी माइनस यू, फाइन। तो यहाँ तक तो हो गया सिर्फ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात। अभी अगर मैं बात करूँ, देखो धीरे धीरे ना हम सेकेंड लॉ की डेफिनेशन की तरफ जा रहे हैं। सेकेंड लॉ की डेफिनेशन क्या थी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो हमने चेंज ऑफ मोमेंटम की तो बात कर ली, अभी बात करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब ये था चेंज ऑफ मोमेंटम, अभी आप लिखोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। ये मैंने इसके शॉर्ट फॉर्म लिखी है जस्ट। तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मैंने आपको मोशन चैप्टर की वीडियो में ये अच्छे से बताया था कि जो रेट होता है साइंस में या फिजिक्स में, रेट को हम टाइम के साथ समझते हैं, मतलब रेट का जो मतलब होता है वो टाइम होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखो अगर रेट की बात हो रही है तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी अभी, mv माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। पहले चेंज ऑफ मोमेंटम था सिर्फ, जिसकी वैल्यू ये थी। अभी अगर रेट की बात हो रही है तो इट मीन्स यहाँ पे भी किसकी बात होगी, टाइम की, फाइन। तो ये तो होगी यहाँ तक की इक्वेशन। अभी आप डेफिनेशन को थोड़ा और आगे लेके चलो, क्या थी हमारी डेफिनेशन सेकेंड लॉ की, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दिस वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ये चीज किसके प्रोपोर्शनल थी, अप्लाइड फोर्स के। तो इट मीन्स अगर इसकी वैल्यू ये है, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जो हमने यहाँ आर्टिकल स्टार्ट किया, इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू ये है, मतलब इसके प्रोपोर्शनल है ये। लेकिन जो हमारी डेफिनेशन है सेकेंड लॉ की वो क्या कहती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो इट मीन्स कि ये तीनों वैल्यूज आपस में प्रोपोर्शनल होगी। तो मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इसके प्रोपोर्शनल भी है और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अप्लाइड फोर्स के प्रोपोर्शनल भी है, दोनों के प्रोपोर्शनल हो गया। तो जैसे आप मैथ्स में कॉन्सेप्ट नहीं करते कि अगर ए बी के इक्वल है, फर्दर बी आगे सी के इक्वल है, तो इट मीन्स कि ए और सी भी इक्वल है, फाइन। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इसके प्रोपोर्शनल है, ये फर्दर फोर्स के भी प्रोपोर्शनल है। तो इट मीन्स कि जो हमारी फोर्स है इट विल ऑल्सो बी प्रोपोर्शनल टू m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी।
मतलब जो फोर्स है वो भी इसी फैक्टर के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे डेफिनेशन भी मेंशन कर सकते हो लिख के कि बाय डेफिनेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हमने ये इस स्टेप के बाद ये स्टेप लिखा है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया क्लियर। तो अभी एक और चीज़ आपको याद करवाना चाहूँगी, जो हमारा मोशन चैप्टर है उसका जो पार्ट 2 वाली मेरी वीडियो है इक्वेशन ऑफ मोशन वाली, वहाँ पे मैंने आपको 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन ड्राइव करवाई थी। उसमें से जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी वो क्या थी, v माइनस यू इज इक्वल टू AT। हम यही इक्वेशन रीड आउट करते हैं ना, जो इक्वेशन ऑफ मोशन की फर्स्ट जो हमारी इक्वेशन है वो यही वाली होती है। ठीक है, अगर आपको इन इक्वेशंस के प्रूफ में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है, तो आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हो। ठीक है, एंड यू कैन क्लियर आउट योर डाउट। मैं ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी इस वीडियो का भी आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वैल्यूज अगर निकालनी हो, ये क्या था v माइनस यू, इसकी वैल्यू a इंटू टी है, तो मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ ना उन वैल्यूज को। फाइन, तो यहाँ पे देखो अगर वैल्यू मैंने ये वाली सब्सटीट्यूट कर दी तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, मास v माइनस यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, a इंटू टी अपॉन टी, तो t तो कैंसिल आउट हो गया t के साथ, ये किसके इक्वल रह गया, m इंटू a। फाइन, तो अगर मान लो फोर्स, अगर मान लो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन है अगर मैं वो रिमूव कर दूं, अगर आपको ये हटाना है यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, तो आपको यहाँ कोई कांस्टेंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो सपोज कर लो आपने यहाँ पे कांस्टेंट दे दिया k। फाइन, k कोई भी कांस्टेंट हो गया, एनी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और साथ में यहाँ पे आ गया m इंटू a। तो ये हमारा यहाँ तक अभी रिलेशन आ गया। ठीक है, फोर्स इज इक्वल्स टू k इंटू एम ए। फाइन, तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे इसके बाद कि वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। फाइन, और इसके बाद अगर हम बात करें फोर्स के बारे में, फोर्स के यूनिट्स के बारे में, इसके SI यूनिट या CGS यूनिट्स वो क्या होंगे, देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला है हमारे पास, F इज इक्वल्स टू k m a। ठीक है, k तो कांस्टेंट है, इट मीन्स मैं इसकी वैल्यू कुछ भी ले सकती हूँ। ठीक है, तो फॉर सिंप्लीफिकेशन आई विल टेक इट एज 1, तो k की वैल्यू को तो हम 1 ले लेंगे, तो ये तो खत्म ही हो गया। तो इट मीन्स f हमारे पास m इंटू a के इक्वल रह गया। तो ये भी एक फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स का, जो एक्सेलरेशन के साथ रिलेटेड है। हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि जो अनबैलेंस्ड फोर्स है वो वेलोसिटी चेंज को लेके आता है, और जो वेलोसिटी चेंज है वो फर्दर एक्सेलरेशन लेके आती है ऑब्जेक्ट में। और जो एक्सेलरेशन है हमें वही चीज डिस्कस करनी थी कि हाउ जो एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट का वो फोर्स के साथ कैसे रिलेट कर सकता है या फोर्स के ऊपर कैसे डिपेंड हो सकता है। तो हियर वी हैव दैट फॉर्मूला। ठीक है, कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हमने स्टार्ट मोमेंटम और वेलोसिटी से किया था, मोमेंटम मास वेलोसिटी से, और जो फाइनल हमारे पास रिलेशन आया है वो क्या आया है, F इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, तो अभी हम बात कर रहे थे इसके SI यूनिट्स की। तो मास के SI यूनिट्स क्या होते हैं, किलोग्राम। एक्सेलरेशन के SI यूनिट्स क्या होते हैं, मीटर सेकेंड माइनस 2। तो ये आपके पास आ गए फोर्स के SI यूनिट्स। फाइन, तो आप सिंपली अगर देखो ये थोड़े ज़्यादा, जैसे इसमें किलोग्राम मास सेकंड आ गया, तो अगर इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिखना है कि जो SI यूनिट है फोर्स के वो क्या होते हैं, तो आप क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट डाउन न्यूटन ऑल्सो। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि SI यूनिट्स ऑफ फोर्स इज न्यूटन। ओके, तो यहाँ से एक चीज पता चल रही है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर सेकेंड माइनस 2। ये हो गए फोर्स के यूनिट्स। फाइन, तो नाउ वी विल रिलेट दिस सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन विद द डेली लाइफ, जो हमारी कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, जिनके अंदर ये न्यूटन के जो लॉज हैं वो अप्लाई होते हैं। तो अभी हम वही कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। सो फॉर फर्स्ट एग्जाम्पल वी आर हैविंग अ वेरी कॉमन सीन। ठीक है, जो सबने नोटिस किया होता है, तो जैसे क्रिकेट है ना, सब देखते हैं, तो सब लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि जब कोई क्रिकेटर या कोई प्लेयर जब वो बॉल कैच करता है ना, जब बॉल बहुत दूर से आ रही होती है, जब वो कैच करता है, उसके जो हाथ हैं वो अपने आप ऐसे पीछे को चले जाते हैं। ठीक है, या ऐसे मान लो नीचे को आ जाते हैं, ऐसे वो ऐसे ही कैच नहीं कर पाता इतनी इजीली, तो उसके हाथ खुद ब खुद नीचे चले जाते हैं। ठीक है, पीछे वाली साइड हो जाते हैं। तो उसका जो रीजन है वो हमारे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में है। तो अभी हम वो चीज डिस्कस करते हैं। तो मान लो जब कोई ना ऐसा वाला मोशन होता है, जब ऑब्जेक्ट यहाँ से आ रहा है, ठीक है, इतनी दूर से ऐसे होके आ रहा है, फाइन, एक पॉइंट पे जाके नीचे तो गिरेगा ही ना। ठीक है, तो जो प्लेयर है वो क्या करता है, अगर मान लो वो यहाँ खड़ा है, ठीक है, यहाँ खड़ा है,
अगर बॉल उसके पास ऐसे यहाँ पर आ रही है, ठीक है, तो अगर तो उसने वहीं पे कैच कर ली, तो ये चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे कि जब वो ऊपर से कैच करेगा तो क्या चीज़ होगी, वहाँ पे क्या अप्लाई होगा। मान लो वो क्या कर रहा है, यहाँ पे नहीं कैच की, वो वेट कर रहा है नीचे तक जाने का, ठीक है, उसके जो हैंड्स है वो खुद पीछे हो जाएंगे, बॉल के नीचे जाने का वेट कर रहे हैं। तो प्लेयर ऐसा क्यों करते हैं, ये खुद ब खुद ऐसा चीज़ क्यों हो जाती है, बिकॉज वहाँ पे वो क्या करते हैं, उसको टाइम दे रहे हैं। देखो ये चीज़ आपको पता है ना, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, उसने स्टार्ट किया मारना, यहाँ पे एक पॉइंट पे जाके उसकी बिल्कुल हाई वेलोसिटी हो जाएगी बॉल की यहाँ तक। तो जब एक हाई वेलोसिटी वाले पॉइंट पे पहुंच गया, उसके बाद वो नीचे आना स्टार्ट होएगी बॉल। इट्स वेरी ऑब्वियस, कोई चीज ऊपर से आ रही है, ऐसे ऊपर जाके हाई वेलोसिटी गेन करके फिर वो नीचे ही आएगी ड्यू टू ग्रेविटी इफेक्ट, ठीक है, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो जब वो यहाँ नीचे आ रही है तो प्लेयर क्या करता है, यहाँ कैच करने की बजाय, ऊपर कैच करने की बजाय वो क्या करता है, जब उसे लगता है कि बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से आ रही है बॉल, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि अपने जो हाथ है वो पीछे करेगा, मतलब उसको टाइम देगा बॉल को कि वो बिल्कुल नीचे तक पहुँच जाए। पहले बिल्कुल नीचे तक जाने का मतलब कि उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो एक पॉइंट पे जाके ज़ीरो हो जाए, कम हो जाए या ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो जब वो नीचे आ रही है बॉल तो अपने हाथ ऐसे पीछे कर लेगा ताकि जो वेलोसिटी है वो थोड़ी कम हो जाए उसकी, ठीक है, या फिर बिल्कुल ही नीचे कि मान लो जीरो ही हो जाए उसकी वेलोसिटी, ठीक है, बॉल उसके हैंड्स में आके ही रुक जाए वहाँ पे। तो वहाँ पे वो क्या कर रहा है, वेलोसिटी जीरो कर रहा है, इट मीन्स कि जो टाइम है वो वहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा रहा है ना उसका टाइम। वहीं देखो बॉल जो थी वो यहाँ पे आ जाती, पहले ही रुक जाता, ठीक है, टाइम कम लगता, लेकिन उसने टाइम दिया ज़्यादा टाइम लिया, मतलब उसने वेलोसिटी ज़ीरो करने के लिए। तो वेलोसिटी ज़ीरो करने के लिए उसने टाइम इंक्रीज कर दिया, फाइन। तो यहाँ पे तो जो वेलोसिटी जीरो हो रही है तो मतलब वो बॉल कैच कर ही लेगा, ठीक है। अभी केस डिस्कस करते हैं, क्या हो जाता कि अगर वो वही हाई स्पीड की जो बॉल थी वो उसे यहीं पे कैच कर लेता, मतलब ऊपर ही कैच करने की कोशिश करता या कर लेता मे बी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे वो बॉल कैच करता तो मान लो चलो उसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो होगी, ठीक है, मान लो उसने बॉल कैच कर ली वहाँ पे, तो इट मीन्स कि वहाँ बॉल रुक गई, उसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो होगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम बहुत कम लगेगा एज कंपेयर टू पिछला वाला जो केस था। इट्स वेरी ऑब्वियस, एक बंदे ने यहीं पे बॉल कैच कर ली तो यहाँ से जो नीचे तक का जो टाइम था यहाँ पे कैच करने का, मतलब यहाँ पे कैच करना और यहाँ पे कैच करना, दोनों में फर्क क्या आ गया, टाइम का। पिछले वाले केस में टाइम इंक्रीज था, मतलब ज़्यादा हो रहा था टाइम, ज़्यादा लग रहा था उसे टाइम, ठीक है, उसने प्लेयर ने टाइम इंक्रीज किया था ताकि वो वेलोसिटी जीरो हो जाए। लेकिन इस केस में यहाँ वेलोसिटी तो जीरो होगी, उसने रोक ली वहीं पे बॉल, ऊपर ही रोक ली, लेकिन जो टाइम है इस केस में क्या हो रहा है, डिक्रीज, फाइन। यहाँ पे टाइम मतलब बहुत थोड़े से टाइम में वो वेलोसिटी को जीरो कर देगा, इट्स वेरी ऑब्वियस, ठीक है। तो अभी इस चीज़ को हमारे जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है इसके साथ कंपेयर करते हैं। अगर मान लो टाइम बहुत कम है, ठीक है, हमने कहा ना टाइम डिक्रीज हो रहा है, मतलब पिछले वाले केस के अकॉर्डिंग कम टाइम लगा, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में उसने वेलोसिटी जीरो कर दी। तो अगर टाइम कम है तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो ज़्यादा होगा, फाइन। ये तो मैथमेटिक्स का ही हो गया ना कि अगर यहाँ पे डिवीजन में यहाँ जो अगर डिनोमिनेटर है वो डिक्रीज हो रहा है तो इट मीन्स यहाँ पे जो न्यूमिनेटर है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर ये चीज इंक्रीज हो रही है तो इट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फर्दर किसके प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स के। तो इट मीन्स के फोर्स भी जो है वो क्या होएगी, इंक्रीज होएगी। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे फोर्स भी इंक्रीज होगी, और अगर फोर्स इंक्रीज होगी तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि उस बंदे को वहां पे बॉल कैच करने के लिए, मतलब यहाँ बॉल कैच करने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, उस बॉल को रोकने के लिए, उसकी वेलोसिटी जीरो करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी एज कंपेयर टू कि जब बॉल नीचे आ रही है, ठीक है। तो देखो दो बहुत ना कॉमन सी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं। एक तो आप वेट करोगे कि चलो बॉल खुद ही रुक जाए, यहाँ पे है ना, खुद रुक जाए, तो आपको तो जस्ट होल्ड करना है उसे, बॉल को, ठीक है, होल्ड करना है अच्छे से तो आपके पास वो जाके रुक जाएगी। लेकिन एक हो गया कि खुद वहां जाना, इतनी तेज बॉल आ रही है उसको खुद वहां रोकने जाना, ठीक है, तो इट मीन्स कि वहां पे फोर्स बहुत ज्यादा लगानी पड़ेगी उस बॉल को कैच करने के लिए और उसे होल्ड करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए जो क्रिकेटर्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, उनका जो हैंड है वो खुद ही पीछे चला जाता है हाई स्पीड की जब बॉल आ रही होती है सामने से। तो ये जो क्वेश्चन है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का,
रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आपको ये चीज़ का जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से पता होना चाहिए। और सेकंड, आपको कोई क्रैमिंग नहीं करनी। बच्चे क्या करते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं इंक्रीज डिक्रीज में, कि क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या जीरो हो रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है उन लोगों को इस चीज़ की। लेकिन आपको इस रिलेशन के साथ वो चीज़ समझनी है, क्रैमिंग नहीं करनी है आपको, ठीक है, कि ये इंक्रीज हो गया डिक्रीज हो गया। आपको ये ऐसे नहीं करना, जस्ट इस रिलेशन को याद रखो और इस रिलेशन के साथ उस चीज़ को कंपेयर करते जाओ, उस सिचुएशन को, एंड एट लास्ट यू विल गेट कि जो फोर्स है वो ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ती है। दैट्स वाई जो उसके हैंड्स है वो खुद ब खुद नीचे आ जाते हैं, ठीक है। सो नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो इस नेक्स्ट टॉपिक में क्या है हमारे पास, एक मेन क्वेश्चन है कि हाउ कैन यू कन्वर्ट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मतलब मैथमेटिकल पार्ट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का जो मैथमेटिकल पार्ट है आप उसको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कैसे कन्वर्ट करोगे, उसके मैथमेटिकल पार्ट में। फाइन, तो मान लो आपके पास क्या था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल्स टू ma। फाइन, तो और पिछले स्टेप पे जाएं तो हमारे पास ये सिचुएशन थी, राइट। ये देखो मैंने तभी नहीं रेज किया, यहाँ पे हमारे पास ये था फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू mv माइनस u अपॉन t। तो मैंने वही चीज एज इट इज उठा ली, ठीक है। आप यहाँ पे डायरेक्ट ये लिखोगे कि फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो वी हैव दिस फॉर्मूला, t को उस साइड ले जाओ, इट विल बी ft इज इक्वल्स टू mv माइनस, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दी, mv माइनस mu। फाइन, तो ये चीज आ गई हमारे पास, यहाँ पे ये रिलेशन बन गया। अभी हमें जाना है फर्स्ट लॉ में, मतलब फर्स्ट लॉ की सिचुएशन ड्राइव करनी है इससे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। अभी मान लो इफ F इज इक्वल टू 0, फोर्स 0 है यहाँ पे, ठीक है। फोर्स 0 होने का मतलब क्या है कि आप कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं कर रहे। फाइन, तो इट मीन्स अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो 0 विल इक्वल टू mv माइनस mu, ये उस साइड चला जाएगा, mv इज इक्वल्स टू mu, m कैंसल आउट विद m, तो इट मीन्स v विल इक्वल टू u। अगर फोर्स 0 है तो जो इनिशियल वेलोसिटी है इट विल इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ से क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि अगर फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, मतलब कि अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई नहीं कर रहे तो जो आपका जो ऑब्जेक्ट है विल कंटिन्यू मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करे जा रहा है, ठीक है, जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी उसे रोकने के लिए। तो यही था हमारा फर्स्ट लॉ कि अगर कोई चीज मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी जब तक कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती उस चीज को रोकने के लिए। तो ये तो होगी एक सिचुएशन। एक सिचुएशन और थी हमारे पास फर्स्ट लॉ में कि अगर कोई चीज रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, यही थी ना। तो अभी हम ये चीज बनाएंगे। सेकेंड केस मान लो, ये फर्स्ट केस था कि अगर फोर्स 0 है तो ये आ गया v इज इक्वल टू u। सेकेंड केस सपोज करो इफ u इज इक्वल टू 0, यहाँ पे इसी केस में सपोज करो इफ u इज 0 विच इम्प्लाइज कि v इज इक्वल टू 0। अगर u 0 है तो v भी 0 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर u 0 है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो स्टार्टिंग पे ही रेस्ट पे है, यहीं पे खड़ा है, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, तो फाइनल वेलोसिटी भी 0 होगी, तो मतलब ऑब्जेक्ट तो मूव ही नहीं किया। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो इट मीन्स कि जो ऑब्जेक्ट है वो वहीं पे खड़ा है और वहीं पे रहेगा। फाइन, मतलब ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट पोजीशन। तो ये दो केस हो गए, मतलब ये जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेकेंड लॉ से आप फर्स्ट लॉ कैसे ड्राइव कर सकते हो। तो आप इस वे में करोगे। तो इसी के साथ हमारा जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का जो कॉन्सेप्ट है उसकी जो डेफिनेशन होगी, उसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया, और सेकेंड लॉ के साथ फर्स्ट लॉ को ड्राइव करना, ये वाला क्वेश्चन हो गया। तो ये यहाँ पे हमारे खत्म होते हैं इस वीडियो में। तो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस मेन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसकी हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, मतलब बहुत सारे कामों में या बहुत सारी जगह पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो अप्लाई होता है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक माय वीडियो, एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन ऑफ मोर वीडियोस, सो दैट आपको टाइम टू टाइम मेरी वीडियोस मिलती रहें और यू कैन कंटिन्यू विद मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।